नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। इसमें एनपीटी और इसके आईएईए की सब चीजें पढ़ रहे होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। अमेरिका ने ना, ऑल्दो अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी, वो 45 से पहले ही आ गई थी। बट हम 45 में इसीलिए इसको काउंट करते हैं, रीजन बीइंग कि 45 में अमेरिका ने पहली बार बॉम्ब अपना टेस्ट किया था ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। न्यूक्लियर बॉम्ब आया था ना, उसकी वजह से जो बाकी जो एलाइज थे, सबसे पहला जो यूएसएसआर था, उसने सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट शो की। रीजन बीइंग कि ही सेड, यूएसएसआर सेड कि आपके पास ये वेपन पहले से भी था, यू कुड हैव यूज्ड इट बिफोर, आपने यूज किया नहीं, आपने एंड पे आके यूज किया अपने मतलब के लिए, जब तक हमारे बहुत बंदे मर चुके थे। खैर रिजेंटमेंट स्टार्ट हुई, ये कोल्ड वॉर की बेसिस यहां से उठी थी। उसी दौरान ना यूएसएसआर के पास अब क्योंकि कंपैरेटिव एज था नहीं, तो यूएसएसआर ने बोला हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक कंपैरेटिव एज आ जाए। सो विद इन 4 years यूएसएसआर ने भी अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। जब रशिया ने रिजेंटमेंट शो की थी ना कि यार आपने पहले टेस्ट नहीं किया, एंड रशिया वाज फीलिंग कि यार अब यूएस के पास एक सुपीरियोरिटी है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, तो हमें भी अपने वेपन्स के ऊपर काम करना चाहिए। सो विद इन 4 years रशिया ने भी अपना वेपन बनाया इन 1949, एंड उसी साल अपना एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर लिया। इसी से ना एक न्यूक्लियर रेस इन दो कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुई। 2 साल बाद फ्रांस ने बनाया, एंड एग्जैक्टली 10 साल बाद चाइना ने बनाया। 5 कंट्रीज जो थे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स, अब जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो P5 हैं, जो बिग 5 थे उन दोनों, उनके बीच में रिजेंटमेंट आना स्टार्ट हो गई थी। मतलब वो उन्होंने तो कहा हमारे पास तो आ गई है, जितनी टेक्नोलॉजी फैलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है, अगर ये किसी ऐसे नेशन के पास चली गई या किसी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर के पास चली गई, तो उससे पूरा इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड पीस एट रिस्क आ जाएगा। इस वजह से इन्होंने ना एक एनपीटी फॉर्म करने की कोशिश की, ताकि इस टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है ना, ताकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा कंट्रीज के पास ना जा पाए। उसका बैकग्राउंड ये था कि जितनी कंट्रीज के पास जाएगी, इसको कंट्रोल करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो कि हर कंट्री के पास न्यूक्लियर है और दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन्स मार रही है। सही है, इस वजह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इन द ईयर 1968 एनपीटी साइन हुई, फॉर्म हुई थी, ठीक है, ताकि इसका जो मेजर मकसद था वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसकी जो स्प्रेड है उसको रोकना। 4 कंट्रीज ऐसी थी जिसमें से सबसे पहला पाकिस्तान था, सेकंड वाज इंडिया, थर्ड वाज इजराइल, एंड ये 4 कंट्रीज थी ना, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड साउथ सूडान। इन 4 कंट्रीज ने कभी एनपीटी साइन ही नहीं की थी। रीजन बीइंग कि ये सारी कंट्रीज, एक तो उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट थे, उसके अलावा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इस दुनिया के अंदर अपनी रिट स्टैब्लिश करवा सकें, रिट के साथ साथ अपनी एटलीस्ट अपनी कुछ वैल्यू हो, अपनी कुछ स्टैंडिंग स्टैब्लिश कर सकें। ये लोग, इन्होंने कभी साइन ही नहीं की। नॉर्थ कोरिया ने शुरू में तो साइन की थी ट्रीटी, बट साथ साथ जैसे जैसे इसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसने स्लोली ग्रेजुअली अपनी भी इसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट की। एंड द मोमेंट इसने अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, एक्वायर कर ली, इसने एकदम एनपीटी से मतलब पुल बैक किया अपनी कंट्री को, एंड एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया अपने। तो इसीलिए इसको एज ए रोग नेशन भी अब कहा जाता है, क्योंकि इसने पहले ट्रीटी साइन की थी अपने मतलब के लिए। जब इसने थोड़े बहुत चीजें एक्वायर की पूरी दुनिया से, अपनी जैसे इसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वॉर टेक्नोलॉजी होती है न्यूक्लियर वेपन की, ये एकदम एनपीटी से पुल बैक कर लिया था। चाहिए, ये तो आ गया बैकग्राउंड। इन्हीं दिनों ना, जब ये चाइना से पहले, जब अभी तक सिर्फ फ्रांस के पास आया था न्यूक्लियर वेपन, उन दिनों ना आईएईए एजेंसी बनाई गई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई गई। इसका जो मेजर मकसद था ना, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका जो पीसफुल यूज है, जिस तरह हम एनर्जी जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मेजरली यूज कर रहे होते हैं, तो इसका पीसफुल यूज जो है ना उसको एक्सपैंड करे एंड प्रमोट करे, कि कंट्रीज इसको वेपनाइज ना करें बट इसको पीसफुल मींस में यूज करें। इस मकसद के लिए बनाई गई थी। एंड इसका जो मेजर मकसद, एक और मकसद था कि इसने डिस्करेज करना था उन कंट्रीज को जो न्यूक्लियर वेपन्स को एज अ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एज अ वेपन्स यूज कर रही थी मिलिट्री पर्पस के लिए। इसका एक और ये मेजर काम था। इसीलिए एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ऑन 29 जुलाई 1957 वियना के अंदर। इसका मेजर, इट वाज मेड टू इंप्लीमेंट एंड सेफगार्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सही है, या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उस। इसका जो एक और मेजर मकसद है ना, ये एज अ वॉच डॉग है, ये सब पे नजर रखती है पूरी दुनिया के ऊपर, कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविलियन पर्पसेस के अलावा किसी और वे में यूज ना करे।
या अगर यूज कर रहा है तो उसको मिनिमाइज करे उस सब चीजों को। इसने मेक श्योर किया कि न्यूक्लियर वेस्ट जो है, क्योंकि अब न्यूक्लियर साइड हर किसी के जो न्यूक्लियर वेपन है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो बायोहैजर्ड मटेरियल है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के तरीके भी इसी एजेंसी ने रेगुलेट करना स्टार्ट किए, कि ऐसा ना हो कि कंट्रीज इसको ना डिस्पोज ऑफ सही ना करें एंड वो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, उसको डिस्टर्ब कर। तो इन सब चीजों को चेक में रखने के लिए ये सब एक एजेंसी बनाई गई थी। हमारे साउथ एशिया वाले कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियराइज्ड जोन है हमारा ये वाला एरिया। उसके साथ साथ क्योंकि इसी एरिया के अंदर 4 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जिनमें से 2 की एक एक्टिवली एक डिस्प्यूट चल रहा है। अब प्रोलिफरेशन होती कितने टाइप की है? मेजरली 2 टाइप्स की है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन ये है कि आप एक कंट्री से दूसरे के अंदर ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो, जो कि उसको वेपनाइज कर सके। इसके साथ साथ जो वर्टिकल प्रोलिफरेशन है, वर्टिकल प्रोलिफरेशन मींस कि कंट्रीज अपना जो स्टॉक पाइल्स है, जो उनके पास वेपन्स बना के रखे हुए हैं उन लोगों ने अपने, जो उन्होंने अपने वॉर हेड्स बनाए हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, उन चीजों को मिनिमाइज करना, उन चीजों जो कंट्रीज कर रही हैं उनको डिस्करेज करना, जो इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं और ज्यादा डेडली बना रहे हैं, अपने वेपन्स को और ज्यादा रिलायबल बना रहे हैं, या इससे रिलेटेड कोई न्यू वेपन्स बना रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करना कि यार इन सब चीजों से बराए मेहरबानी जितना हो सके उतना गुरेज कर लो। ये 2 टाइप की प्रोलिफरेशन है, इन दोनों पे एनपीटी अप्लाई करती है। जो लॉज हैं एनपीटी के, जो ट्रीटी है पूरी, उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो पहले 3 आर्टिकल्स हैं वो स्पेसिफिकली डील करते हैं नॉन प्रोलिफरेशन पे और सेफगार्ड करते हैं फ्रेमवर्क आईएईए का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। आर्टिकल 1 डील करता है कि अपने ये टेक्नोलॉजी किसी और को नहीं देनी, ट्रांसफर नहीं करनी। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई कंट्री आपको टेक्नोलॉजी दे भी रहा है तो आपने रिसीव नहीं करनी। आर्टिकल 3 कहता है कि जो आईएईए का जो फ्रेमवर्क है, जो आईएईए हमें कहता है, जो पीसफुल मीन्स के लिए बात कर रहे हैं, हमने अपने उस चीज को इंश्योर करना है। जो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 है, ये प्रमोट करते हैं पीसफुल यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी पार्टी, कहता है कि डज नॉट रिस्ट्रेन एनी पार्टी टू रिसर्च एंड डेवलप और प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, कि अगर आपने पीसफुल पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, गिवन कि आप आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 की खिलाफवर्जी ना करें, कि आप टेक्नोलॉजी किसी को देना और किसी से लेना, आप अपनी कंट्री के अंदर ही उसको डेवलप कर सकते हैं तो करें, गिवन कि आप पीसफुल मीन्स के लिए कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है कि द पार्टीज टू फुली पार्टिसिपेट एंड एक्सचेंज इन न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल यूज एंड वर्क टुवर्ड्स इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ये उनके लिए है कि कंट्रीज आपस में नहीं करेंगी, बट जिस जगह ये शेयरिंग होगी इस चीज की, वो एनपीटी और आईएईए ये दोनों मिलके, आईएईए स्पेसिफिकली वो उसको खुद टेक्नोलॉजी देगी कि आपने इस तरह इसको इस हद तक आपने लिमिट करना है। आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 कहता है कि जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इसकी पीसफुल यूज की, टेक्नोलॉजी का जो है, इसकी पीसफुल यूज की जो है, आपने उसको अवेलेबल करना है उन स्टेट्स को जिनके पास जो न्यूक्लियर नहीं है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसकी भी वायलेशंस हो रही हैं, आपको बताता हूं ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ईरान की थोड़ी सी केस स्टडी है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 के एग्जैक्ट वर्ड्स आर टू परस्यू नेगोशिएशंस इन गुड फेथ ऑन इफेक्टिव मेजर्स लीडिंग टू सेसेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस एट एन अर्ली डेट एंड टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं? अनटिल अनलेस पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इन चारों को जब तक आप एनपीटी का मेंबर नहीं बनाओगे तब तक आपकी जो है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो आपकी एनपीटी है ये फुली सक्सीड नहीं हो सकती, तब तक आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। उसके अलावा आपको सब लोगों को सेम लेवल पर ट्रीट करना चाहिए, सब कंट्रीज को जो कि एनपीटी और नहीं कर रही। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ईरान की आती है। ईरान सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्या पीसफुली डेवलप कर रहा था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी कि यार आप उसको वेपनाइज कर रहे हो, जो कि एनपीटी का सिग्नेटरी था। जितने इसके ऊपर इल्जामात लगे ना, इसकी सर्टेन परसेंटेज, प्लूटोनियम आपका 5% तक आपका इनरिच होता है,
आपका यूरेनियम 7% तक होता है या 9% तक है, इसकी फिगर चेक करनी पड़ेगी, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 7% फॉर द पीसफुल पर्पसेस। ईरान उसको ऑल्दो 10 से 15% लेके गया था। उसके बाद आईएईए ने कहा भी सही कि यार इसने अपनी जो इनरिचमेंट है यूरेनियम की और प्लूटोनियम की को कम किया है। डिस्पाइट दैट एनपीटी के जो मेंबर्स हैं स्पेसिफिकली यूएसए एडमेंट है कि इस पे और सैंक्शंस लगानी चाहिए। उसकी बात मानने कोई तैयार नहीं है। मैं उनके आंसर्स कर दूं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं, ये 2 मिनट दे दें। ओके सर। पाकिजा मैडम आपने पूछा था कि टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टॉपिक था हमारा आज का। जो सोबिया मैडम आप कह रही हैं आपको पहली स्लाइड रिपीट कर दूं। पहली स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं था। पहली स्लाइड में आपको सिर्फ बैकग्राउंड हमें बताया है कि किस कंट्री ने कब न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए टेक्नोलॉजी, एंड इसीलिए ये एनपीटी बनाई गई ताकि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा कंट्रीज के पास ना जाए। क्यों ना जाए ज्यादा कंट्रीज के पास? क्योंकि जितने ज्यादा कंट्रीज के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी जाएगी दुनिया उतनी ही ज्यादा अनसेफ होगी। दिस वाज ऑल व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट स्लाइड। अच्छा ईशा मैडम आपने पूछा है कि कौन कौन सी, यूरेनियम है एक और एक प्लूटोनियम है, प्लेटिनियम नहीं है, प्लूटोनियम है। जो न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी है ना उसका ट्रांसफर करना मना है। जो पीसफुल पर्पसेस के लिए उसको आप कर सकते हो अंडर द रेगुलेशंस ऑफ आईएईए। मैं ईरान इशू कंप्लीटली बता देता हूं, मैं सारे सारे जवाब दे दूं, आप मुझे एंड में एक बार कर दीजिएगा, वो रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं कर दूंगा। नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं, जो एग्जांपल देता हूं, जो कोई जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही होती। सबसे बड़ी एग्जांपल अफगानिस्तान, जो हमारे टीटीपी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। टेररिस्ट नेटवर्क से क्या ये नॉन स्टेट एक्टर? ये नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आते हैं। तो सर दाइश भी तो उसके अंदर आती है ना सर? ये आईएस भी उसके अंदर आती है। अच्छा निम्रा मैडम आपका सवाल, जो कंट्रीज ये ट्रीटी साइन करती हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पीसफुल पर्पसेस मिल जाती है। उनकी जो इनकी ट्रेड होती है न्यूक्लियर मटेरियल्स की, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सर ये चीज कौन सी क्लियर वाली? नहीं हुई कि क्या फायदा होता है। अच्छा सर फायदा इसकी ये कि समझ नहीं देखिए किस तरह से मिलते हैं उन्हें न्यूक्लियर। मैं बता देता हूँ। देखिए सपोज एक कंट्री है जिसके पास कोई अच्छा साइंटिस्ट नहीं है, जिसके पास कोई ऐसी वे नहीं है कि वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खुद बिल्ड कर सके। जो ये वाला पॉइंट था ना पीसफुल पर्पसेस वाला, सबसे बड़ा फायदा इसका एनपीटी क्या देती है। एनपीटी कहती है कि आपके पास कोई मसला नहीं है, आप हमारे मेंबर बन जाएं। मेंबर बनने से हम लोग क्या गारंटी हो जाएगी, आप इसको ना वेपनाइज नहीं करोगे इस टेक्नोलॉजी को। आप हमारे मेंबर बनो, हम आपकी तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं जिसको आप फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी जनरेशन यूज करो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है उन कंट्रीज को जिनके पास वैसे कोई और वे नहीं था, इस वे के थ्रू पर बिजली बना रहे होते हैं नॉर्मली। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। निम्रा मैडम सवाल पूछ लें जल्दी से। सर वो पूछना जी, चाह बोलें। रही थी कि जैसे कि हम पाकिस्तान ने ये ट्रीटी साइन नहीं की थी, फिर क्यों सैंक्शन किया? क्योंकि जब एक कंट्री हम आजाद है, हमने जब साइन ही नहीं किया तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर। क्या ये अलाउ नहीं होता किसी कंट्री को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सके? मैडम बस या कंट्री इंटरनेशनल प्रेशराइज तो करती है ना, भले मेंबर ना हो, लीगली कुछ नहीं कर सकते वो लोग, बट थ्रू सैंक्शंस हमारे ऊपर वो क्या नाम है, हमें वो प्रेशराइज कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट दे डू।